गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल के इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कक्षा में हम आर्थिक वृद्धि एवं विकास के मॉडल पढ़ रहे हैं। गत कक्षा में हमने कार्ल मार्क्स के प्रतिष्ठित सिद्धांत को शुरू किया और यह बताया कि वर्ग संघर्ष पूंजीवाद में शुरू हो जाता है। इस वर्ग संघर्ष के अनेक कारण भी बताए, जिसमें मुख्य कारण अतिरेक मूल्य है। इस अतिरेक मूल्य के लिए श्रमिकों को कोई भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि यह पूंजीपति के लाभ के रूप में होता है और इस अतिरेक मूल्य को अधिकाधिक करने के लिए पूंजीपति प्रयासरत रहता है। कार्ल मार्क्स ने पूंजी संचय के संदर्भ में बताया कि अतिरेक श्रम द्वारा ही पूंजी श्रम होता है। यह अतिरेक श्रम पूंजीपति के लाभों को बढ़ाता है। पूंजीपति का प्रमुख उद्देश्य इस अतिरेक मूल्य को बढ़ाना होता है ताकि उसके लाभ निरंतर बढ़ते रहें। पूंजीपति अनेक तरीकों से इस अतिरेक मूल्य में वृद्धि कर सकता है। जैसे पूंजीपति कार्य के घंटों में वृद्धि कर सकता है, कार्यकारी दिन को लंबा करने के परिणाम स्वरूप अधिक मूल्य और इससे ज़्यादा अतिरेक पैदा होता है। श्रमिक इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि मशीनों से उनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है, क्योंकि अतिरेक श्रम अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा तरीका जिससे पूंजीपति अतिरेक मूल्य में वृद्धि कर सकता है वह है कार्य की गहनता में वृद्धि करके। पूंजीपति कार्य की गहनता में वृद्धि करके अर्थात श्रम के त्वरण द्वारा, दूसरे शब्दों में श्रम की उत्पादकता द्वारा भी कर सकता है। इसके लिए वह यह प्रयास कर सकता है कि बच्चों व महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दे, क्योंकि पुरुषों की तुलना में इनके द्वारा कम विरोध किया जाता है। यंत्रों में वृद्धि कर सकता है और कार्य की गहनता में वृद्धि कर सकता है। कार्य अनुसार मजदूरी देकर भी यह कार्य पूंजीपति कर सकता है। अतिरेक मूल्य में वृद्धि करने का तीसरा तरीका श्रमिकों में सहकारवाद है। इस प्रकार की श्रमिकों में जितना सहकार होगा, श्रमिकों का उपयोग सहकारी भावना से करेंगे, उतना ही ज़्यादा उत्पादन वे कर सकते हैं। साथ ही ऐसा परिवेश पैदा कर सकते हैं कि लंबे समय तक कार्य करते रहें। इस प्रकार श्रमिकों में सहकारिता की भावना बढ़ाकर अधिक कार्य कर अधिक उत्पादन किया जा सकता है और अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया कि इन तीन आधारों के द्वारा इन तीन तरीकों से अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि की जा सकती है।
अब प्रश्न यह उठता है कि अतिरेक मूल्य को प्राप्त कैसे करें। इसके लिए कार्ल मार्क्स ने 2 तरीके बताए। पहला, स्थिर पूंजी को बढ़ाकर, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी को बढ़ाकर। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी की मात्रा भी लाभों को निर्धारित करती है। लाभ की उत्पत्ति एवं मजदूरी लाभ के संबंधों का विश्लेषण करने के लिए कार्ल मार्क्स ने पूंजी को स्थिर पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में विभक्त किया। स्टॉक, कच्चा माल, उपकरण में किए निवेश पूंजी जो श्रम उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है को कार्ल मार्क्स ने स्थिर पूंजी कहा। इसे वह अल्फ़ाबेट C से संकेत करता है और मजदूरी के रूप में श्रम शक्ति को खरीदने में लगी हुई पूंजी परिवर्तनशील पूंजी कहलाती है। इसे कार्ल मार्क्स अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट V से संकेत करता है। परिवर्तनशील पूंजी या परवर्ती पूंजी अर्थात श्रम ही अतिरेक मूल्य का स्रोत है तथा मशीनों का मूल्य धीरे धीरे वस्तु में चला जाता है। अतिरेक मूल्य को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट S द्वारा दिखाया गया है। अर्थात वस्तु का कुल मूल्य बराबर होगा स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरेक मूल्य के योग के। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं C + V + S। स्थिर पूंजी का परिवर्तनशील पूंजी से अनुपात C/V होता है जिसे पूंजी की संगठित संरचना कहा गया है। अतिरेक मूल्य की दर जिसे कार्ल मार्क्स शोषण की कोटि कहता है, कार्ल मार्क्स ने इसे S/V के रूप में परिभाषित किया। अर्थात अतिरेक मूल्य का परिवर्तनशील पूंजी से अनुपात या लाभों का मजदूरी से अनुपात है। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया कि लाभ की दर एकमात्र अतिरेक मूल्य की दर पर ही निर्भर नहीं है। यदि C/V अर्थात पूंजी की संगठित संरचना में परिवर्तन हो जाए तो लाभ की दर में भी परिवर्तन हो सकता है, भले ही अतिरेक मूल्य स्थिर रहे। लाभ की दर एवं C/V का एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। जब C/V बढ़ती है या मशीनें यानी C द्वारा श्रम का स्थानापन्न होने लगे, अर्थात श्रम को कार्यमुक्त कर दिया जाए, तो लाभ की दर कम हो जाती है। अतः प्रौद्योगिकी या तकनीकी प्रगति की प्रवृत्ति लाभ की दर को घटाने की होती है, क्योंकि C/V बढ़ जाती है, भले ही अतिरेक मूल्य में कोई कमी ना हो। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने अतिरेक मूल्य में वृद्धि के तरीके बताया, साथ ही अतिरेक मूल्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं यह भी स्पष्ट किया। इसमें कार्ल मार्क्स ने स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी दोनों को
बताया और वस्तु के कुल मूल्य को स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरिक्त मूल्य के योग के बराबर माना। इसे स्पष्ट करने के लिए कार्ल मार्क्स ने पूंजी की संगठित संरचना अर्थात C/V एवं अतिरिक्त मूल्य की दर यानी शोषण की कोटि S/V को स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स आगे पूंजीवाद के अंत की बात कहता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार C/V बढ़ने से अर्थात जब C का मूल्य V के मूल्य से अधिक हो जाता है तो मांग पक्ष की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मांग पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में C के V से अधिक होने पर उत्पादन अधिक होगा, लेकिन उपभोग करने वाला श्रम बेरोजगार हो जाता है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन होता है। फलस्वरूप भुखमरी उत्पन्न हो जाती है और श्रमिकों के संघ बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे पूंजीवाद का अंत हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस श्रम को पूंजीवाद ने हटाया उसी श्रम ने पूंजीवाद का अंत कर दिया, अर्थात मूल्य सृजक श्रम के अंत के साथ ही पूंजीवाद भी समाप्त हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप एडम स्मिथ के पूंजीवाद के अचल नियम के विपरीत मार्क्स के गतिशीलता का नियम के कारण पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद के अंत की बात नहीं कही थी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत की बात कही। स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत की बात कहकर एडम स्मिथ के विपरीत विचार स्थापित किए। श्रम बचत तकनीक अपनाकर श्रमिकों को बेकार करके या बेरोजगार करके भुखमरी पैदा हो जाती है। इससे सभी श्रमिक संघ बनाना प्रारंभ कर लेते हैं और जिस अतिरिक्त मूल्य को श्रमिक उत्पन्न कर रहे थे, अब वह श्रमिक बेरोजगार हो जाता है और वह पूंजीवाद के खिलाफ हो जाता है। इस प्रकार मूल्य सृजक श्रम का ही अंत नहीं होता, बल्कि पूंजीवाद भी समाप्त हो जाता है।